उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम रेज। और इस वीडियो पे मैं बात करने वाला हूँ HEM ऑपरेटर के प्रीवियस पेपर के बारे में। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूँ NCL की तरफ से यानी कि नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की तरफ से 29 नवंबर 2020 को HEM ऑपरेटर का एग्जाम हुआ था। तो उसी पेपर को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो को एक बार देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके एग्जाम पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको किस बेस पे तैयारी करना चाहिए हैं। दोस्तों आप सभी लोग से मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दोस्तों इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अपन वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यदि आपको इसका PDF प्राप्त करना है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाइएगा। उसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहां पे जाके इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अपन इन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला है, अगर ब्रेक फेल हो जाता है तो ड्राइवर को सबसे पहले क्या करना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग तो इसे लगा ही देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, यदि ब्रेक फेल हो जाता है ना तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए। सबसे पहले ब्रेक को पंप करना चाहिए। इसके बाद हल्के से हैंड ब्रेक लगाते समय गियर को बदलकर उसकी गति को नियंत्रित करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सिंपल क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो चलिए अपन इसे और देख लेते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि रास्ता दें का साइन किस प्रकार का होता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो ट्रैफिक रूल होते हैं, ट्रैफिक रूल के अंतर्गत अपने को यदि रास्ता देना है तो उसमें किस टाइप के साइन का यूज अपन करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, अपन वहाँ पे त्रिकोणीय आकृति का यूज करते हैं। ठीक है, मैंने आपको यातायात चिन्ह और ट्रैफिक रूल से रिलेटेड बहुत अच्छी वीडियो प्रोवाइड की है। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को यहाँ पे एक आई टैब आ रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपके मान के चलिए इस एग्जाम पे 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन तो आपके फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, जो कि सीधे सीधे आपके एग्जाम पे आएंगे। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, विश्व के मानचित्र पर कौन सा देश लॉन्ग सू के रूप में दिखाई देता है। तो आपको बताना है कि विश्व के मानचित्र में यानी कि वर्ल्ड मैप में लॉन्ग सू के नाम से कौन सा देश दिखाई देता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इटली। ठीक है, इटली देश को लॉन्ग सू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और मानचित्र पे ऐसे ही दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मैं आपसे पूछूं कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए, आप सभी लोग बताइए। तो आप सभी लोग को आंसर रहना चाहिए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। सिंपल है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यदि आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भारत में कारगिल युद्ध किसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, यदि मैं आपसे पूछूं कि जो कारगिल युद्ध हुआ था 1999 पे, उसे किस ऑपरेशन के तहत जीता गया था। तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए, आप सभी लोग बताइए। उन पे क्या बोला था, भारत में कारगिल युद्ध किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ऑपरेशन विजय के साथ जुड़ा हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों। और कारगिल युद्ध कब हुआ था, कारगिल युद्ध हुआ था 1999 पे। ठीक है, तो अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मैथ की क्वेश्चन है। तो चलिए अपन इसे सिंपल वे पे एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, 5 मीटर आधार और 10 मीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आपको त्रिभुज का फॉर्मूला आता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने को क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ पे आधार कितना है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है दोस्तों 10 सेंटीमीटर है। बस आपको सिंपली क्या करना है, इसे सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 10 पे यदि अपन 2 का भाग लगाएंगे तो 5 आएगा और 5 का अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो 25 स्क्वायर मीटर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही सिंपल आया था। यहाँ पे क्या बोला है, एक दुकानदार 25 रुपये में किसी वस्तु को बेचता है। ठीक है, उसकी लागत मूल्य 2000 रुपये है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा आपको बताना है। तो दोस्तों आप सभी लोग सिंपल पे देख ही सकते हैं, यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है 2000 रुपये है। ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना है 25 रुपये, यानी कि आप किसी सामान को 2000 में खरीदते हैं और 25 रुपये में बेच देते हैं, तो आपको कितना फायदा हुआ आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कितना फायदा ले रहे हैं दोस्तों, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। आपको यहाँ पे 500 रुपये का फायदा होता है। ठीक है, और आप सभी लोग को पता होगा कि जो लाभ और हानि होता है हमेशा क्रय मूल्य पर किया जाता है। तो क्रय मूल्य यहाँ पे कितना है 2000 है।
ठीक है। अपनों को क्या करना है, इसका परसेंटेज निकालना है, बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 जीरो से मैंने 2 जीरो यहाँ पे काट दिया, 5 एकम 5, 5 को 20 हो गए। ठीक है, यदि अपन 100 पे 4 का भाग लगा देते हैं तो 25 आ जाता है, क्वेश्चन पे यही पूछा गया था। ठीक है, तो उसको कितने परसेंट का लाभ होगा दोस्तों, 25% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है, जो 280 है किसका 35% है। आपको बताना है कि जो 280 है तो अपन मान लेते हैं ये x का 35% है। ठीक है, 35% है। बस आपको क्या कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे तिर्यक गुणा करा देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे x बराबर आ जाएगा 280 मल्टीप्लाई 100 इंटू 35। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी लोग इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखला रहा हूँ। तो यहाँ पे अपन 5 का भाग लगा देते हैं, तो 5 सत्ते कितना हुआ, 35 हुआ। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया, 5 दूनी 10, 0 आ गया। इसी तरह से 7 एकम 7, 7 चौको 28 और यहाँ पे 40 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 40 और 20 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। सिंपल है ना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन क्या आया था, स्थिर पानी पे एक नाव की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धारा के विरुद्ध नाव की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की गति क्या है। तो आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप सभी लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, आपको कुछ नहीं करना है, आपको 5 किलोमीटर प्रति घंटा से 3 किलोमीटर प्रति घंटे को घटा देना है और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बस इतने सरल से क्वेश्चन आए थे जिन्हें आप सभी लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैथ के क्वेश्चन एनसीएल पे इसी टाइप के पूछे जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एजेस से रिलेटेड है, तो अपन इसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, राम और श्याम की उम्र में कितना अंतर है, 16 वर्ष का अंतर है। ठीक है, 6 वर्ष पहले राम की उम्र श्याम की उम्र से 3 गुना थी, तो वर्तमान में राम की उम्र कितनी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यदि आप मान लेते हैं कि राम की एज कितनी है, x है। ठीक है, श्याम की एज कितनी है, y है। ठीक है, बस आपको इतना मानना है। अब यहाँ पे क्या बोला है, राम और श्याम की आयु में कितना अंतर है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं राम और श्याम की आयु में कितना अंतर है, 16 वर्ष का अंतर है। बस आप इसे ध्यान से समझिएगा, इसे अपन इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है, 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले राम की आयु कितनी रही होगी, x - 6, इतना तो आप सभी लोग से बनता है ना, इतना ही आएगा। इसके बाद तो श्याम की कितनी आ जाएगी, 6 वर्ष पहले, श्याम की एज आएगी 6 वर्ष पहले, y - 6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, सॉरी दोस्तों, आप सब आसपास आपको थोड़ा सा कुछ नॉइजेस सुनाई दे रही होगी, तो आपको इसे इग्नोर करना है। ठीक है, तो आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या बोला है, 6 वर्ष पहले राम की उम्र श्याम की उम्र से कितने गुना थी, 3 गुना थी, तो बस आपको यहाँ पे 3 कर देना है। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा x - 3y और यहाँ पे आ जाएगा -12, इतना आ जाएगा ना। आप इसे सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, और ये कौन सी इक्वेशन रहेगी, ये इक्वेशन नंबर 2 रहेगी। बस आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे कहते हैं तो मैं आपको सॉल्व करके दिखला देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 2y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2y बराबर आ जाएगा 14। ठीक है, और तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी, 2y बराबर यहाँ पे आ जाएगा 28। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था राम और श्याम यानी कि x - y बराबर कितना है, 16 है। बस आपको क्या करना है, y की जगह आपको यहाँ पे पुट कर देना है, तो x बराबर x -14 बराबर 16। ठीक है, यदि आप 16 को वहाँ पे 14 को वहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 30 आ जाएगा, और हमने x किसको माना था, राम की आयु को माना था। बस आपको सिंपली इतने ही करना है और आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, किसी भी तरह का डाउट है तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है, 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। आपको बताना है कि जो प्राकृतिक संख्या होती है यानी कि नेचुरल नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब आपको बताना है कि इसका एवरेज कितना होगा, तो एवरेज पे अपन क्या करते हैं दोस्तों, इन सभी को जोड़ देते हैं। तो जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो अपन इसे जोड़ लेते हैं दोस्तों, जैसे कि यदि आप इसे जोड़ेंगे तो 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, और यहाँ पे संख्या कितनी है, 5 है। तो आपको क्या करना है, 15 में आपको 5 का भाग दे देना है, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सिंपल है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे क्या बोला है, एक संख्या के 1/4 का 1/3 कितना 15 है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक संख्या मान लेना है। जैसे कि मैंने मान लिया एक संख्या कितनी है, x है। इसका यदि अपन 1/4 करते हैं तो मैंने इसका 1/4 कर दिया, इसके बाद 1/3 इसका कर दिया तो 1/3 ये कर दिया, और यहाँ पे कितना दिया है,
15 दिया है। इतना तो आप सभी लोग समझ गए ना। तो अब आपको क्या करना है, आपको तिर्यक गुणा कर देना है। जैसे कि यहाँ पे 15 है और यहाँ पे कितना है 12 हो जाएगा। 4 × 3 = 12। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 180। इतना आप सभी लोग को समझ में आया ना। ठीक है, x बराबर कितना आ गया 180। अब क्वेश्चन पे क्या बोला है, इस 180 का 3/10 यानी कि 3/10 दहाई कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन पे यही बोला है 3 दहाई का हिस्सा कितना होगा, यानी कि 3/10 कितना होगा। तो आपको क्या करना है, इसे भाग दे देना है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। सिंपल है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि आप जब भी मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो आपको क्या करना है, हिंदी और इंग्लिश एक बार लैंग्वेज को पढ़ लेना है। इससे आपके क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 54 आ गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा टफ मानूंगा मैं। ठीक है, यदि आप इसे रेगुलर बेसिस से पढ़ते हैं तो आपसे बन ही जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पे क्या बोल रहे हैं, नियत गति से चलने वाली ट्रेन 12 सेकंड में 96 मीटर प्लेटफॉर्म को और 15 सेकंड में 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो आपको क्या करना है, ट्रेन की लंबाई भी बताना है और उसकी गति भी बताना है। ठीक है, तो चलिए अपन इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं दोस्तों ट्रेन की लंबाई कितनी है x है और उसकी स्पीड कितनी है, यानी कि चाल कितनी है, y है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे क्या बोला है, 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 96 मीटर क्या है, प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे ट्रेन की लंबाई कितनी हमने मानी थी, x मानी थी। ठीक है, और इसे कितने सेकंड में पार करता है, 12 सेकंड में पार करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अपन एवरेज भी ले रहे हैं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये पहला इक्वेशन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अपन इसे सिंप्लीफाई करके किस टाइप से लिख सकते हैं, 96 + x = 12y। इस टाइप से अपन लिख सकते हैं ना। थोड़ा सी इसे अपन और मॉडिफाई करेंगे तो किस टाइप से आ जाएगा, x - 12y = 96। कुछ इस टाइप से आएगा ना दोस्तों। ठीक है, आपको क्लियर रहना चाहिए। ये इक्वेशन नंबर 1 रहेगा। ठीक है, आप सभी लोग इतना समझे ना। इसके बाद आपको इस इक्वेशन को मतलब ध्यान रखना है, आप अपनी कॉपी पे से नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 141 मीटर लिखा है और इसे कितने सेकंड में ट्रेन पार कर रही है, 15 सेकंड पे पार कर रही है। तो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई कितनी है, 141 है। ठीक है, और हमने ट्रेन की लंबाई को वहाँ पे कितना माना था, x माना था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे भी x मान लिया और यहाँ पे y से भाग दे दिए। और यहाँ पे कितना सेकंड है दोस्तों, 15 सेकंड है। यहाँ से भी आपको क्या करना है, एक इक्वेशन बना लेना है। मैंने आपको पहले वाली इक्वेशन तो बताया था, यहाँ से भी आपको एक इक्वेशन बना लेना है। तो यहाँ से आपका इक्वेशन क्या आ जाएगा दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। यहाँ पे आपकी इक्वेशन आ जाएगा x - 15y = 141। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन आ गया। दोस्तों आपको सिंपली इतना ही करना है। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं आपको कुछ स्टेप मतलब आगे करके बता रहा हूँ। ठीक है, आपको किसी भी तरह का डाउट यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, मैंने जो आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बताया है, इनको आपको सिंपली सॉल्व कर लेना है। जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 15 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप सभी लोग बताइए, x की वैल्यू आ जाएगी 84 आ जाएगी। ठीक है, तो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, यदि आप इतना भी कर लेते थे तो आपका आंसर लगभग आ ही जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये सारी चीज़ें कितने हैं, किस पे हैं, किलोमीटर पे हैं। आपके सारे आंसर कितने हैं, किस पे है, किलोमीटर पे है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मीटर को किलोमीटर में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्त, तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे यहाँ पे 15 लिखा है ना, तो आपको 15 को आपको क्या करना है, किलोमीटर में परिवर्तित करना है। तो मीटर को किलोमीटर में परिवर्तित करने के लिए अपन क्या करते हैं, 18/5 का गुणा कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, 18/5 का यहाँ पे आप गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, तो 5 × 15 हो गया और 18 × 54 हो गया। तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, 84 मीटर आ गई और ट्रेन की चाल कितनी आ गई, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आपको 1% का डाउट नहीं रहना चाहिए क्योंकि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको समझाने पे। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे क्या बोला है, आपको यहाँ पे साधारण ब्याज ज्ञात करना है जिसमें मूलधन कितना है, 180 है, दर कितनी है, 3% है और समय कितना है, 5 वर्ष है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे SI की वैल्यू कितनी होगी। तो दोस्तों आप सभी लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों और 5th क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे ब्याज कितने है दोस्तों, यहाँ पे मूलधन कितना है, 180 है, समय कितना है, 5 वर्ष है और यहाँ पे दर कितनी है, 3% है। ठीक है, तो बस आप इसे सॉल्व कर लीजिए,
आपको बताना है कि जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने बचपन से पढ़ा है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बराबर बटे 100। यही होता ना, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, यही होता है साधारण ब्याज का ना। बस आपको क्या करना है, इस पर मान रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे मेरे को कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, आपसे बन ही जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गए दोस्तों, यहाँ पे आ गए 27। कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं, सॉरी दोस्तों, आपको कुछ नॉइजेस वगैरह सुनाई दे रही होगी, तो मैं आपको बता दूं, मैं जहाँ पे वीडियो बनाता हूँ वहाँ पे कई सारे प्रॉब्लम रहते हैं, इसको आपको इग्नोर करना है। ठीक है, आपको माइंड नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, अपन 5th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। यहाँ पे क्या बोला है, ऑटोमोबाइल फ्रेम द्वारा समर्थित भार है। आपको बताना है कि ऑटोमोबाइल भार द्वारा समर्थित भार क्या होता है। तो आप सभी लोग इसका आंसर बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ये सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि ऑटोमोबाइल फ्रेम जो होते हैं वाहन और यात्रियों और कार्गो का भार वजन भी होता है। ठीक है, इंजन ट्रांसमिशन से उत्पन्न टॉर्क भी होता है। ठीक है, अचानक से होने वाले टक्कर में भी ऑटोमोबाइल फ्रेम द्वारा समर्थित भार होता है। तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ आप जा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों आपको बताना है कि पहिए के मध्य भाग को अपन क्या बोलते हैं। बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों पहिए के मध्य भाग को अपन क्या बोलते हैं, आप सभी लोग बताइए। एक जनरल सा क्वेश्चन है और आपसे ये बनना ही चाहिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा, पहिए के मध्य भाग को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, हब बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, पहिए के मध्य भाग को अपन क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं, अब यहाँ पे क्या बोला है, इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति, वास्तविक शक्ति को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन पे क्या बोला है, इंजन द्वारा उत्पन्न की गई वास्तविक शक्ति को अपन क्या कहते हैं। तो आप सभी लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा, इंजन द्वारा उत्पन्न की गई वास्तविक शक्ति को अपन ब्रेक शक्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। सिंपल है, आप सभी लोग इसे याद कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी शक्ति हानि, यहाँ पे क्या बोला दोस्तों, निम्न में से कौन सी शक्ति हानि इंजन और ड्राइविंग व्हील के बीच शक्ति हानि नहीं है। तो आपको बताना है कि जो कौन सी शक्ति हानि इंजन और ड्राइविंग व्हील के बीच होने वाली हानि नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक बार सिंपल से और बोल रहा हूँ, जैसे कि इंजन है और ड्राइविंग व्हील है, तो उससे कौन सी शक्ति हानि नहीं होती है, आपको यहाँ पे यही बताना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। इससे किसी भी तरह की हानि होती है। कौन कौन सी होती है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, पिस्टन वायरिंग और गियर के घर्षण के कारण होने वाली शक्ति हानि भी होती है। ठीक है, विभिन्न भागों के घर्षण के कारण क्लच और ड्राइविंग व्हील से होने वाली शक्ति हानि भी होती है, और ट्रांसमिशन लाइन क्षति भी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वाहन की गति के विरुद्ध कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है। तो दोस्तों आप सभी लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा, बहुत ही सिंपल है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा, इसे अपन क्या बोलेंगे दोस्तों, किसी वाहन की गति के विरुद्ध कार्य करने वाला बल एक रोलिंग प्रतिरोध भी हो सकता है, ग्रेडिंग प्रतिरोध भी हो सकता है, और वायु प्रतिरोध भी हो सकता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिंपल है, आप सभी लोग इसे याद कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन ले रहा हूँ ना, एनसीएल की तरफ से जो आंसर की आई थी उसी की बेसिस पे ले रहा हूँ। यदि आपको फिर भी किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे मेरे से मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मेरे को ईमेल पे तो कर ही सकते हैं, मैं सब जगह अवेलेबल हूँ वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मैं आपसे पूछूं कि रोलिंग प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करते हैं, तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए, ड्राइविंग व्हील की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ दोस्तों, पवन या वायु प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या रहना चाहिए दोस्तों, जो पवन या फिर वायु प्रतिरोध होता है ना, वाहनों के आकार एवं बनावट पर भी निर्भर करता है, वायु के वेग पर भी निर्भर करता है, और वाहनों की गति पर भी निर्भर करता है। तो अपन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा सकते हैं। तो जो वायु प्रतिरोध होता है इन सभी कारकों पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे क्या बोला है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप मान के चलिए अनगिनत बार पढ़ चुके होंगे। ठीक है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है, 746 वाट के बराबर होती है, और आपके एग्जाम पे इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीम इंजन निम्न में से किस श्रेणी में आता है। तो आपको बताना है कि जो भाप इंजन होता है किस कैटेगरी पे आता है।
तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है। यदि आप थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हैं तो आपको पता होगा कि जो स्टीम इंजन होता है बाह्य दहन इंजन तरह का प्रकार होता है। ठीक है, बाह्य दहन इंजन की श्रेणी पे आता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन का उपयोग करने का क्या नुकसान है। आपको बताना है कि जो पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी होती है और जो डीजल इंजन वाली गाड़ी होती है उसका यूज करने से अपन को क्या हानि होती है। आपको पता होगा कि जो पेट्रोल इंजन से अपन गाड़ी का यूज करते हैं उससे बहुत ज़्यादा हानिकारक गैसें तो निकलती हैं, तो आपको यही बताना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, जो पेट्रोल इंजन होता है उच्च भार से शक्ति अनुपात भी लगाता है। ठीक है, उच्च रखरखाव लागत भी होती है और प्रारंभ करने में ज़्यादा कठिनाई भी होती है। इन सभी कारणों से पेट्रोल की तुलना में डीजल का उपयोग करना हानिकारक होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ क्वेश्चन पे क्या बोला है, पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन का उपयोग करना क्यों नुकसान होता है। तो आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि जो डीजल होता है इसका उच्च भार से शक्ति अनुपात भी होता है, उच्च रखरखाव की लागत भी होती है और इंजन को प्रारंभ करने में ज़्यादा कठिनाई भी सामना करना पड़ता है। इसलिए अपन ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन सिलेंडर में दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है जब इंजन किस स्ट्रोक पर प्रदर्शन कर रहा हो। तो आपको बताना है कि जो इंजन सिलेंडर होता है इसमें दबाव वायुमंडलीय दबाव से कम होता है जब इंजन किस स्ट्रोक का प्रदर्शन कर रहा होता है। आप सभी लोग क्वेश्चन समझे ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, खिंचाव। ठीक है, जब इंजन खिंचाव स्ट्रोक पर प्रदर्शन कर रहा होता है तो जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर में जो दबाव होता है वायुमंडलीय दबाव से कम होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि एक इंजन स्ट्रोक है। आपको बताना है कि एक इंजन स्ट्रोक क्या है। आप सभी लोग बताइए दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो एक इंजन स्ट्रोक क्या है दोस्तों, टॉप डेड सेंटर है और BDC यानी कि बॉटम डेड सेंटर है। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी को अपन क्या बोलते हैं, इंजन स्ट्रोक कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन पिस्टन आमतौर पर एल्युमिनियम मिश्र धातु से बने होते हैं। क्यों बने होते हैं दोस्तों, क्योंकि जो एल्युमिनियम होती है हल्की होती है। सिंपल है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्टन संपीड़न छल्ले से बने होते हैं। अब आपको बताना है कि जो पिस्टन होते हैं, पिस्टन संपीड़न किसके छल्ले से बने होते हैं। किससे बने होते हैं दोस्तों, कोस्ट आयरन से बने होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। सिंपल है ना दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपन 29 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्टन पिन को निम्न में से किस दूसरे नाम से जाना जाता है। यदि मैं आपसे पिस्टन पिन का दूसरा नाम पूछूं तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए दोस्तों, आपका आंसर रहना चाहिए गुडविन पिन। ठीक है, पिस्टन पिन को अपन गुडगिन नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्ट्रोक इंजन की पहचान कैसे की जा सकती है। आपको बताना है कि जो टू स्ट्रोक इंजन होते हैं इसकी पहचान अपन कैसे कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं दोस्तों, बल्ब की अनुपस्थिति से अपन इसकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे क्या बोला था, यदि मैं आपसे पूछूं कि दो स्ट्रोक इंजन की पहचान आप कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे दोस्तों, जो दो स्ट्रोक इंजन होता है उसमें बल्ब की अनुपस्थिति होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडिएटर में हवा के बुलबुले किस समस्या का संकेत प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, रेडिएटर में हवा के बुलबुले किस समस्या का संकेत करते हैं। तो किस समस्या का संकेत करते हैं दोस्तों, इंजन पे हवा आ चुकी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। सिंपल है, आप सभी लोग इसे याद कर लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने अपने चैनल पे एलिमेंट्री नॉलेज यानी कि जितने भी आपके पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन से क्वेश्चन आते हैं ना, उसकी वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को आप देख लीजिए। उसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को देख के अपने एलिमेंट्री नॉलेज के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं और एग्जाम पे बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि अपन 32 वाले क्वेश्चन पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, स्टील स्टड एल्युमिनियम मिश्र धातु के बीच अंतर धातु पर जंग लगने की प्रक्रिया परिवर्तित हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर रहेगा सिलेंडर हेड स्टिक से सिलेंडर ब्लॉक तक परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या बोला है मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या बोला है, स्टील स्टड
और एल्युमिनियम मिश्र धातु के बीच अंतर धातु जंग लगने की प्रक्रिया परिवर्तित कब हो जाती है? जब सिलेंडर हेड स्टिक से सिलेंडर ब्लॉक तक परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा स्पीड पे कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे क्या बोला है, फ्लाई रेटिंग किससे संबंधित है? आपको बताना है कि फ्लाई रेटिंग किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहना चाहिए दोस्तों? तो फ्लाई रेटिंग किससे संबंधित होती है? रेटेड ताकत से संबंधित होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन में चोक कब उपयोग किया जाता है? आप सभी लोग अपनी मोटरसाइकिल तो चलाते होंगे ना, तो कभी कभी जब पेट्रोल खत्म हो जाते हैं तो आप चोक लगाते हैं। तो आप चोक किस स्थिति पे लगाते हैं, आपको ये बताना है। तो कब लगाते हैं दोस्तों? जब इंजन ठंडा होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल मिश्रक के रूप में डिटर्जेंट का उपयोग क्यों किया जाता है? क्वेश्चन पे क्या बोला है, तेल मिश्रक के रूप में डिटर्जेंट का यूज क्यों किया जाता है? इसका रीजन आप सभी लोग क्या बता सकते हैं? तो इसका रीजन क्या है दोस्तों? कीचड़ बनने से रोकने के लिए अपन तेल मिश्रक का यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्नेहक की सबसे महत्वपूर्ण गुणधर्म है? आपको बताना कि जो स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट्स होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज क्या होती है, आपको बताना है। तो क्या होती है दोस्तों, आप सभी लोग बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों उसका चिपचिपापन। ठीक है, उसकी यानी कि विस्कोसिटी बहुत अच्छी रहती है, इसलिए अपन लुब्रिकेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, गियर बॉक्स की उपयोगिता निम्न में से कौन सी है? आपको क्या बताना है, जो गियर बॉक्स होता है उसका यूज क्या होता है, आपको ये बता देना है। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? गियर बॉक्स से अपन क्या कर सकते हैं, जो टॉर्क होते हैं ना उसको बदलने के लिए अपन गियर बॉक्स का यूज करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़कों के संकेतों को विनिर्देश करने के लिए किसका यूज किया जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने पिछले साल कंप्लीट किया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, यदि आप मेरे वीडियो देखेंगे यातायात और ट्रैफिक रूल वाले, तो उसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है। तो प्लीज़ जाके आप मेरे ट्रैफिक रूल और इंडियन एमिशन स्टैंडर्ड्स वाले आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। आपके सारे क्वेश्चन जो यातायात और ट्रैफिक रूल से आते हैं ना, आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और उसी वीडियो से आपके एग्जाम पे क्वेश्चन भी आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? IRC 21। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मैथ के क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लेंगे। ठीक है, तो आप इन्हें देख लीजिएगा दोस्तों। किसी भी तरह का डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं इन्हें सॉल्व करके तो आपको बता भी दूंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बस बात यही है। स्क्रीन पे काफ़ी ज़्यादा लिखना पड़ जाता है, इसलिए मैं आपको इन्हें स्किप कर रहा हूँ। आप सब लोग इसे सॉल्व कीजिएगा। यदि आपको किसी भी तरह का डाउट आता है ना, 1% का भी डाउट आता है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं आपको इसका विधिवत आंसर बता दूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो पे इसका डिस्कशन कर दूंगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ऐसी सड़क जिसे एकल मार्ग घोषित किया गया है तो उस पर क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? जो एक एकल मार्ग पर गाड़ी होती है, यानी कि जो वन वे सड़क होती हैं, उस पर अपन रिवर्स गियर पे गाड़ी को नहीं चला सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन को भी मैंने आपको बताया था, सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे भी एक मैथ का क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जोड़ घटाने वाले क्वेश्चन को तो स्वयं ही कर सकते हैं, सिंपल सा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे गुणा करना है, भाग करना है। ठीक है, जोड़ घटाना कर देना, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर रहेगा 107। ठीक है, जोड़ घटाना आप करेंगे तो 107 आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मोटर वाहन द्वारा पहाड़ से नीचे उतरते समय ड्राइवर को क्या करना चाहिए? अब क्वेश्चन पे क्या बोला है, पहाड़ से यदि आप नीचे उतरते हैं तो मोटर वाहन को क्या करना चाहिए, ड्राइवर को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन पे यही बोला है, तो आप ही सोचिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, यदि आप पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए? ना तो गाड़ी को न्यूट्रल करना चाहिए और ना ही इंजन बंद करना चाहिए। ठीक है, गाड़ी जिस बेस पे जा रही है उसी बेस पे आपको जाने देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला ब्रेक संचालित किसके द्वारा किए जाते हैं? ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ब्रेक संचालित किया जाता है, तो किससे संचालित किया जाता है दोस्तों? हाइड्रोलिक ब्रेक। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो ब्रेक होते हैं किस नंबर करते हैं, हाइड्रोलिक द्वारा वो होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है, यदि आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश पे कन्वर्ट करके पढ़ेंगे तो आपका आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, एनवायरमेंटल लैप्स रेट कितना होता है?
ठीक है। एनवायरमेंटल लैप्स रेट कितना होता है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कभी भी आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एनवायरमेंट लैप्स रेट कितना होता है दोस्तों, यदि आप ज़मीन के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे तापमान कितना परिवर्तित हो जाएगा, क्वेश्चन पे यही पूछा है। तो कितना हो जाता है दोस्तों, 6.5 डिग्री प्रति किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, एनवायरमेंटल लैप्स रेट कितना होता है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड किलोमीटर होता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप सब लोग इसे देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से यदि श्वसन के तौर पर अंदर लिया जाए तो रक्त हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की अपेक्षा तेजी से घुलता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, आपने बचपन से पढ़ा होगा कि, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा स्थित ताजमहल को नुकसान पहुँचाने वाला कारक कौन सा है। अब क्वेश्चन पे क्या बोल रहे हैं, आपने अम्ल वर्षा का नाम तो सुना होगा, आपको यह भी पता होगा कि ताजमहल कहाँ पे, आगरा पे है, आपको तो ये तो पता है ना। तो ताजमहल पे नुकसान हो रहा है, क्यों हो रहा है दोस्तों, अम्ल वर्षा के कारण हो रहा है। तो वही क्वेश्चन पे पूछा गया कि अम्ल वर्षा का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है, तो आपको यहाँ पे इसे बताना है। तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ऐसा होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के कौन सी वर्षगांठ के रूप में मनाया गया। अब आपको बताना है कि 2020 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का कौन सा वर्षगांठ मनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, 75वें वर्षगांठ का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो आप इसे याद कर लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको 2023 में भी आपको याद कर लेना है कि 2023 में यूएन संगठन का कौन सा वर्षगांठ मनाया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार हेतु राष्ट्रीय परिषद द्वारा स्वास्थ्य एवं जोखिम संसूचन विषय द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर रहेगा यस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष कवच कोविड जो आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया एक ऐप है, सफलतापूर्वक किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन पे क्या बोला है, आयुष कवच कोविड जो आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया ऐप है, इसे सफलतापूर्वक किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन पे यही पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। आपने आयुष कवच नाम से सुन के ही आपको पता चल गया होगा कि उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। सिंपल है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला है, नसीम अल बाहर भारत और निम्न में से किस देश के द्विपक्षीय नौसैनिक अभियान है। ठीक है, नसीम अल बाहर, ठीक है, आपको बताना है किस देश का नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, भारत और किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, भारत और ओमान के बीच नसीम अल बाहर नामक नौसैनिक अभ्यास होता है। आपको याद रखना है, आपको क्या करना है दोस्तों, इंडिया के जितने भी मतलब नेबरिंग कंट्री हैं उनके साथ जो भी युद्धाभ्यास होते हैं ना, आपको उन्हें याद कर लेना है। आपके एग्जाम पे इससे 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो आपको इन्हें सिंपली याद कर लेना है। मैं आपको इसके लिए एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उस वीडियो को देख के इन्हें सभी याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में प्रत्येक माह के प्रथम दिन नो व्हीकल डे के तौर पर मनाने वाला राज्य कौन सा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे क्या बोला है, वर्ष 2020 पे एक आयोजन किया गया था जिसपे क्या बोला गया था, प्रत्येक माह के प्रथम दिन पे नो व्हीकल डे के तौर पे एक दिवस मनाया जाता है। तो किस राज्य पे ऐसा किया गया था दोस्तों, आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा राजस्थान राज्य पे ऐसा किया गया था। ठीक है, अब आपको बताना है दोस्तों चिल्का झील कहाँ पे है। तो आपको पता ही होगा चिल्का झील कहाँ पे है, उड़ीसा पे है। ठीक है दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि जो बुलर झील है कहाँ पे है और सांभर झील कहाँ पे है। ठीक है, इसका आंसर तो आप बता ही देंगे, आपको पता ही होगा। अब आपको बताना है दोस्तों, भारत किस तारीख को BS6, ठीक है, यानी कि BS6 लागू करने को तैयार है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी मैंने आपको पढ़ाया था, तो आपको बताना है कि भारत किस तारीख को BS6 लागू करेगा। ठीक है, आप सभी लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपको पता होगा कि 1 अप्रैल 2020 से BS6 लागू हो गया था। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली व्यावसायिक बस जिसमें ईंधन के लिए लिक्विफाइड नेचुरल गैस का यूज किया गया था, किस राज्य पे ऐसा किया गया था। दोस्तों आपको बताना है कि इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जिसपे जो कमर्शियल वाहन होते हैं उसको स्टार्ट करने के लिए अपन LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस का यूज करे थे। तो कौन सा स्टेट है दोस्तों, थोड़ा सा सोचिए आप सभी लोग। तो आपने बिल्कुल सही सोचा, केरल पे ऐसा किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसे याद रखना पड़ेगा।
अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों के लिए देश की पहली संगरोध सुविधा उत्पन्न की गई थी, मतलब विकसित स्थापित की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन पे क्या बोला है, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों के लिए देश की पहले संगरोध सुविधा विकसित की गई थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप सभी लोग बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पे ऐसा किया गया था। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि किस देश में दुनिया के सबसे ज़्यादा हाथियों की आबादी है। अब आपको बताना है कि किस देश में दुनिया के सबसे ज़्यादा हाथियों की आबादी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहना चाहिए, आप सभी लोग बताइए। तो आपने बिल्कुल सही सोचा, बोत्सवाना पे दुनिया के सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। ठीक है, उस ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है जिसे इसरो द्वारा बनाया गया था। ठीक है, यदि मैं आपसे सिंपल वे पे पूछूं कि इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस ह्यूमनॉइड रोबोट को बनाया गया था, तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए दोस्तों। आप सभी लोग थोड़ा सा सोचिए, आपको इतना पता ही रहना चाहिए। तो आपने बिल्कुल सही सोचा, इसरो के द्वारा क्या ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया गया था, उसका नाम क्या था, व्योममित्र था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम पे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैंक हाल ही में 3 मिलियन फास्टैग जारी करके सबसे बड़ा फास्टैग जारीकर्ता बन गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे फास्टैग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा मतलब बैंक है जो 3 मिलियन फास्टैग जारी करके सबसे बड़ा फास्टैग जारीकर्ता बन गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहना चाहिए दोस्तों, पेटीएम पेमेंट बैंक इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों आपको बताना है कि कैप्टन विक्रम बात्रा, इनके ऊपर एक फिल्म भी आई थी, तो आपने उसे देखा भी होगा। तो कैप्टन विक्रम बात्रा, ठीक है, दिल्ली पे एक चौराहा है मुबारक चौक, ठीक है, उसका नाम बदल दिया गया था। तो आपको बताना है कैप्टन विक्रम बात्रा किस युद्ध पे शहीद हुए थे। तो आपको कुछ करना है नहीं, आपको पता ही होगा, कारगिल युद्ध पे। कब हुआ था, 1999 पे। आपको बताना है कि दोस्तों कारगिल दिवस कब मनाते हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 जनवरी 2020 को प्रकाश पर्व किस सिख गुरु के वर्षगांठ के रूप में मनाया गया। तो आपको बताना है कि 2 जनवरी 2020 को प्रकाश पर्व किस सिख गुरु के जन्म के वर्षगांठ के रूप में बनाया गया था। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, स्टैटिक वाला क्वेश्चन है। थोड़ा सा यदि आप सोचेंगे ना तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो आपने बिल्कुल सही सोचा, 2 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था और उसी के वर्षगांठ 2020 पे प्रकाश पर्व के रूप में मनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या रहेगा, गुरु गोविंद सिंह। सिंपल क्वेश्चन है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय खिलाड़ी वर्ल्ड गेम एथलीट्स ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाला अब तक का पहला खिलाड़ी बना है। ठीक है, क्वेश्चन पे क्या बोला है, ऐसा कौन सा भारतीय खिलाड़ी वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाला अब तक का पहला खिलाड़ी बना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहना चाहिए दोस्तों, रानी रामपाल। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन वर्षा वन का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस देश पे स्थित है। ठीक है, आप सभी लोग थोड़ा सा सोचिए दोस्तों, अमेजन वर्षा वन कहाँ पे स्थित है। ठीक है, यदि मैं आपसे पूछूं कि अमेजन वर्षा वन कहाँ पे स्थित, तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए। तो अमेजन के जंगल कहाँ पे है दोस्तों, ब्राज़ील पे है। और ब्राज़ील कहाँ पे है, दक्षिणी अमेरिका पे है। ठीक है, क्वेश्चन पे इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, आपको इतना याद रखना है। अब दोस्तों मैथ के क्वेश्चन हैं, तो आप इस क्वेश्चन को तो सॉल्व कर ही लेंगे। आपको क्या बनाना है दोस्तों, यहाँ पे चक्रवृद्धि मतलब साधारण ब्याज वाले क्वेश्चन हैं, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है, एक शतरंज के बिसत के 64 वर्गों का कुल क्षेत्रफल कितना है, 400 वर्ग मीटर है। बिसत के चारों ओर 3 सेंटीमीटर चौड़ी सीमा है, तो बिसत के प्रत्येक पक्ष की लंबाई कितनी होगी। तो आपको बताना है कि इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, यदि मैं आपसे पूछूं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, यानी कि एस स्क्वायर बराबर क्या होता है। एक बार आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या बोला दोस्तों, यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल दिया है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, यानी फिर भुजा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भुजा को अपन एस से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे कितना दिया गया है, 400 दिया गया है। तो यहाँ से एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, एक भुजा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे एक भुजा की वैल्यू आ जाएगी 20 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप सभी लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो शतरंज होता है, शतरंज कैसा होता है दोस्तों, स्क्वायर टाइप पे होता है। ठीक है,
शतरंज कैसा होता है, स्क्वायर टाइप पे होता है। यदि अपन 3 सेंटीमीटर यहाँ भी बढ़ा देते हैं और 3 सेंटीमीटर यहाँ भी बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितना बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा दोस्तों, 6 बढ़ जाएगा। आपने बिल्कुल सही सोचा, ठीक है। लंबाई की तरफ से 3 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा और चौड़ाई की तरफ से 3 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे एक भुजा आपने कितना निकाल लिया था, 20 सेंटीमीटर निकाल दिया था, और शतरंज के दोनों तरफ आपको बढ़ाना है, तो यहाँ पे 3 + 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 26 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सिंपल है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो तरफे रास्ते वाले चौराहे पर कुल संघर्ष बिंदु कितने होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे क्या बोला है, दो तरफा रास्ते वाले चौराहे पर कुल संघर्ष बिंदु कितने होते हैं, आपको बताना है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या रहना चाहिए, कुल कितने जंक्शन होते हैं, 6 जंक्शन होते हैं। सिंपल है, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोपहिया वाहन किस प्रकार के शीतनल प्रणाली दी जाती है। आपको बताना है कि जो दोपहिया वाहन होते हैं उस पर कूलिंग सिस्टम किस टाइप से प्रोवाइड किया जाता है। तो कैसे प्रोवाइड करते हैं दोस्तों दोपहिया वाहन पे, आपको बताना है। तो आपने बिल्कुल सही सोचा, एयर कूलिंग के द्वारा अपन मतलब शीतलन प्रदान करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको मैं फिर से बता रहा हूँ। क्वेश्चन पे क्या बोला है, दोपहिया वाहन निम्न में से किस प्रकार से शीतलन प्रणाली प्रदान की जाती है, ठीक है। तो दोपहिया वाहन को वायु शीतनल प्रणाली द्वारा शीतलन प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों आपको बताना है कि जो स्टॉप का साइन होता है, आपने ट्रैफिक रूल पढ़ा होगा कि स्टॉप का साइन किस प्रकार की आकृति का होता है। आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आपने बिल्कुल सही सोचा, स्टॉप की आकृति कैसे होती है, यानी कि अष्टकोणीय होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे एक मतलब ट्रैफिक चिन्ह दिया गया है, आपको बताना है कि यह किसका संकेत है। तो आप सभी लोग बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, नो यू टर्न। ये जो है तो नो यू टर्न का संकेत है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों, वाणिज्यिक वाहन लेआउट में इंजन आगे पीछे या फर्श के नीचे स्थित किया जाता है, तो इसका रीज़न क्या है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जो आपके कमर्शियल वाहन होते हैं उस पर जो इंजन होता है, कभी पीछे सेट कर देते हैं, कभी आगे सेट कर देते हैं, या फिर कभी बीच में सेट कर देते हैं। तो इसका रीज़न आपको बताना है कि इसका रीज़न क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसका रीज़न क्या है, बेहतर वजन प्रणाली को विकसित करने के लिए, ठीक है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझे ना। जैसे कि आपके पास कोई गाड़ी है, ठीक है, कमर्शियल गाड़ी है, जिस पे आप यात्रा वगैरह कुछ करवाना चाहते किसी को, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि कमर्शियल गाड़ी के जो इंजन होते हैं ना, तो कभी आगे होंगे, कभी पीछे होंगे, या फिर कभी बीच में होते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों, क्योंकि जो यात्री बैठते हैं ना, तो यात्रियों के वजन के भार को मतलब नियंत्रित करने के लिए ऐसा होता है। तो सिंपल है, आप सभी लोग इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक ड्रम के लिए प्रयुक्त धातु कौन सी होती है। आपको बताना है कि ब्रेक ड्रम के लिए प्रयुक्त धातु कौन सी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप सभी लोग थोड़ा सा सोचिए, आपका आंसर आ ही जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा कास्ट लोहा का बनाया जाता है, ठीक है, कास्ट आयरन का ब्रेक ड्रम बनाया जाता है, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करके बताता हूँ। जो ब्रेक ड्रम होते हैं ना, कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इस संकेत का अर्थ क्या होता है, ठीक है। इस संकेत का आपको अर्थ बता देना है, इसका अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों आप सभी लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा आगे सड़क विभाजित है। जहाँ पे आपको वाई की आकृति दिखा जाए ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, आगे सड़क विभाजित है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेकिंग सिस्टम का प्रकार जिसे पावर ब्रेक कहा जाता है, इसका यूज कहाँ पे होता है। क्वेश्चन पे क्या बोला है, ब्रेकिंग सिस्टम का प्रकार जिसे पावर ब्रेक कहा जाता है, इसका यूज कहाँ पे अपन करते हैं, ठीक है, किसका यूज करते हैं। तो पावर ब्रेक में अपन किसका यूज करते हैं दोस्तों, संपीड़ित हवा का यूज करते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपसे फिर से पूछ लेता हूँ, जो पावर ब्रेक होते हैं ना, उस पर अपन क्या करते हैं, संपीड़ित हवा का यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों आपको बताना है कि जो मोटर वाहन होते हैं उस पर अपन ABS का यूज करते हैं। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि ABS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप सभी लोग क्या बताएंगे। तो ABS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है। क्या होता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ABS का फुल फॉर्म होता है। अब आपको बताना है दोस्तों, निम्न में से कौन सी एक भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता है। तो आप सभी लोग बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सभी लोग को पता होगा कि एसआर मोटर, ICML और चिंकारा मोटर्स, ये सभी भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईंधन के मूल घटक कौन कौन से होते हैं दोस्तों।
तो एक ईंधन के मूल घटक कौन कौन से होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन, ये सभी कार्बन ईंधन के मूल घटक होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ओपेक क्या होती है। ओपेक मतलब जितने भी पेट्रोलियम कंट्रीज है ना, उसे अपन ओपेक कंट्री कहते हैं, ठीक है। तो ओपेक कंट्री का मुख्यालय कहाँ पे है आपको बताना है। तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही सोचा, कहाँ पे है? वियना ऑस्ट्रिया पे इसका मुख्यालय है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु क्या प्रदर्शित करता है। आपको दोस्तों बताना है कि क्लाइमेट किसको रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही सोचा, किसी दिए गए क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम और इसकी सांख्यिकीय भिन्नता को जलवायु प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग सेवाओं से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी। स्टैटिक क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन पे क्या पूछा गया था, बैंकिंग सेवाओं से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी। तो इसका आंसर आप सभी लोग क्या टिक करेंगे? पीएम जनधन योजना। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अत्यधिक संक्रमक कोविड-19 पर जियो टैग्ड डाटा एकत्र करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था। ठीक है, कौन सा ऐप लॉन्च किया था दोस्तों, आप सभी लोग अभी तक याद होगा, सहयोग ऐप लॉन्च किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु शिखर सम्मेलन 2019 को, ठीक है, 2019 का थीम क्या थी आपको यही बताना है। क्वेश्चन पे क्या बोला है, संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु शिखर सम्मेलन, ठीक है, उसकी 2019 पे थीम क्या थी आपको ये बताना है। तो उसकी थीम क्या थी दोस्तों, ए रेस वी कैन विन, ए रेस वी मस्ट विन। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारत की सेवा की थी। तो इसका आंसर क्या आप सभी लोग टिक करेंगे दोस्तों। ये भारत के गृह मंत्री भी थे, ठीक है, रेल मंत्री भी थे और प्रधानमंत्री भी थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस कण को प्रदूषक कण कहा जाता है। तो आप इनमें से किस कण को प्रदूषक कण कहेंगे दोस्तों, फ्लाई एश को अपन प्रदूषक कण कहेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आप सभी लोग बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो सकता है वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में कौन सा कथन सही है, या आपके क्षेत्र पे ओजोन के स्तर का पूर्वानुमान करता है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को अपन ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कम फेस्ट किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन पे क्या बोला है, EKAM फेस्ट किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ई कैम फेस्ट आयोजित किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देशानुसार 5 सरकारी तेल एवं प्राकृतिक गैस सार्वजनिक उपक्रम किस विधि के वित्तीय योगदान देंगे। तो दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होना चाहिए आप सभी लोग बताइए। इसका करेक्ट आंसर रहेगा अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस कॉपर्स फंड। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुडोल जैसे कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र के 10 वैश्विक पहलों के में सूचीबद्ध किया गया था, यह किस राज्य में लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको खुडोल के बारे में बताना है कि खुडोल को किस राज्य पे लागू किया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, मणिपुर पे इसे लागू किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सियाम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग सियाम की फुल फॉर्म को एक बार देख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सियाम का फुल फॉर्म क्या होता है, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इसके नए प्रेसिडेंट कौन है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, कैनिच याकूबा जो है तो सियाम के न्यू प्रेसिडेंट हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसे देख भी सकते हैं, 2023 में बदल सकते हैं, तो आप एक बार इन्हें चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपको बताना है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी कि NSD के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि जो परेश रावल जी हैं, इन्हें जो दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है ना, वहाँ पे इन्हें चेयरमैन बनाया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मैं आपसे पूछूं कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन ताशकंद में हुआ था और ताशकंद कहाँ पे स्थित है।
क्वेश्चन पे क्या बोला, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ताशकंद कहाँ पे है? तो दोस्तों आप सभी लोगों ने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आप सभी लोग को पता होगा कि उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, ताशकंद है। तो क्वेश्चन पे यही पूछा था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किया गया भुवन पंचायत वेब पोर्टल का एक नया संस्करण 3.0 किस संगठन की तकनीकी का उपयोग करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा इसरो। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे लागू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमस्ते भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय के एक पोर्टल है? आपको बताना है कि नमस्ते किस भारतीय मंत्रालय का एक पोर्टल है। तो इसका आंसर आप सभी लोग बताइए दोस्तों क्या होगा। तो आपने बिल्कुल सही सोचा, नमस्ते किसका एक पोर्टल है? आयुष मंत्रालय का एक पोर्टल है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों को आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा किस मोबाइल एप्लीकेशन को जारी किया गया? ठीक है, यदि मैं आपसे सिंपल वे पे पूछूं कि किसानों को आपूर्ति श्रृंखला, ठीक है, किसानों को आपूर्ति श्रृंखला से कनेक्ट करने के लिए CSIR के द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था? तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए दोस्तों? थोड़ा सा सोचिए आप सभी लोग। तो आपने बिल्कुल सही सोचा, किसान सभा ऐप लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? CSIR के द्वारा लॉन्च किया गया था। यदि मैं आपसे CSIR का फुल फॉर्म पूछूं तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए? तो CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है? काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसे याद कर सकते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि होप, ठीक है, होप का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो आपको क्या करना है? होप का फुल फॉर्म क्या होगा? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। ठीक है, ये होप हो गया। इसे किस राज्य में लागू किया गया तो आपको बताना है। ठीक है, तो आप सभी लोग बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो होप पोर्टल है ना, उत्तराखंड राज्य पे लागू किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की कुशल क्षमता को सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग द्वारा एक अभियान शुरू किया गया था। तो इस अभियान का नाम आपको बताना है। क्वेश्चन पे क्या बोला है? जब कोविड-19 आया था, कोविड-19 में वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान देने के लिए, ठीक है, नीति आयोग के द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो इसका आपका आंसर क्या रहना चाहिए दोस्तों? तो आपने बिल्कुल सही सोचा, सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान शुरू किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन पे क्या बोला है? PM स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि के कार्यान्वयन के लिए एजेंसी के रूप में किस संस्थान को चुना गया था? तो किसको चुना गया था दोस्तों? सिडबी यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को चुना गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको बताना है कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है, एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था जिसका कार्य क्या था? खदान निगरानी और प्रबंधक प्रणाली को सुनिश्चित करना। ठीक है, जिसे CMPIDI के द्वारा विकसित किया गया था। तो ठीक है, इसका नाम क्या था दोस्तों इस मोबाइल एप्लीकेशन का? तो आप सभी लोग बताइए। खान पहरी इसका नाम था। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस बार के एग्जाम पे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार गांधी जी को गिरफ्तार किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, अहमदाबाद पे सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मैं आपसे पूछूं कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था, तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए? गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। होपफुली दोस्तों मैंने अभी तक आपको 100 क्वेश्चन डिस्कस कराए हैं, किसी भी तरह का आपको डाउट नहीं होगा। फिर भी आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है ना, मैथ के क्वेश्चन को लेके या फिर एलिमेंट्री नॉलेज को लेके या फिर करंट अफेयर के क्वेश्चन को लेके, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। दोस्तों यदि आपको इसका PDF प्राप्त करना है इन क्वेश्चन के, ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके एक बार बता दीजिएगा और मैं इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, आप सभी लोग तो जानते हैं, उसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आप वहाँ पे जाके इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, इस पेपर को एक बार स्वयं से सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसके बाद आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू। आप सभी लोग अपनी तैयारी करते रहिए।